breathing and exchange of gases. Respiration, the process of exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the body cells is called breathing. It is commonly known as respiration. C6H12O6 plus O2 यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है, और फिर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी फॉर्म हुआ 38 ATP. रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन. ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर आता है तो इसे कहते हैं इनहेलेशन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन. यहाँ पे ऑक्सीजन आया एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हुआ ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हुआ एल्वियोलाई में. ओके ये यहाँ पे जो हुआ इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. देन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है, ये थर्ड स्टेप है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड, ये थर्ड स्टेप. एंड देन टिश्यू के पास आया, फिर यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में गया डिफ्यूज़ होकर, यहाँ पे 6H12O6 था, इससे रिएक्ट किया, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म किया, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. देन कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में आ गया टिश्यू से. ओके सेलुलर रेस्पिरेशन ये टू टाइप्स का है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा C6H12O6 प्लस O2 के प्रेजेंस में, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP. ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे कहते हैं. ओके ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन. अब पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, और कहाँ होता है इन आवर मसल्स. इन ईस्ट C6H12O6 पहले यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो 2 पायरुवेट बना, एंड देन और ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता. फिर उसके बाद C2H5OH ये इथेनॉल बना, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP. इथेनॉल होता इसलिए इसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके इन आवर मसल्स, जो मसल्स में हो रहा है C6H12O6 ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, 2 पायरुवेट बना 3 कार्बन का प्लस 2 ATP. लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, जिसे कहते हैं मसल क्रम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का 2 एग्जाम्पल, एक मैच्योर RBC और दूसरा एंडोपैरासाइट एग्जाम्पल टैपवॉर्म, राउंड वॉर्म. ओके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हैबिटाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटाट प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें कैसा होगा. ओके पॉरीफेरा टू एस्केलमेंथिस, बॉडी सरफेस से होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. एनेलिडा एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल, एनेलिडा अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल. ऑर्थोपोडा एक्वेटिक, प्राउंस और क्रैब गिल्स के थ्रू. लाइम्यूलस किंग क्रैब बुक लंग्स के थ्रू. स्पाइडर स्कॉर्पियन, एरेक्निडा है जो बुक लंग्स के थ्रू. इंसेक्ट एग्जाम्पल कॉकरोच. ट्रेकियल ट्यूब्स. मोलस्का एग्जाम्पल एक्वेटिक है जो यूनियो, टेनिडियम गिल्स, और पाइला एप्पल स्नेल, टेनिडियम प्लस पल्मोनरी सैक. इकाइनोडर्माटा स्टारफिश, यहाँ इसमें ट्यूब फिट से होता है, डर्मल ब्रैंकियल. हेमिकॉर्डाटा गिल्स. वर्टिब्रेट एग्जाम्पल फिश में गिल्स से होता, इसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. और स्पेशलाइज्ड वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर. और एम्फीबियन फ्रॉग एग्जाम्पल फ्रॉग, इसमें बकल कैविटी, लंग्स, स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स, यहाँ पे लंग्स के थ्रू लंग्स, इसे वस्कुलराइज्ड बैग कहा जाता है. और वर्टिब्रेट जहाँ पे फिश में हो रहा था उसे स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता. गिल्स को स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कहा जाता, बट लंग्स को वस्कुलराइज्ड बैग कहा जाता. स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर गिल्स को, और इसको वस्कुलराइज्ड बैग. ठीक है. और पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के लिए यूज़ होता है, और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के लिए. ठीक है. अर्थवॉर्म
हैज़ नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। कॉकरोच में ट्रेकिया बर्ड्स और रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड देन फिर नेजल चैम्बर। फिर इसके अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल यहाँ पे प्रेजेंट है। सुपेरियर नेजल कॉन्केव, फिर मिडल नेजल कॉन्केव एंड देन इंफीरियर नेजल कॉन्केव। इन तीनों की मदद से इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसके ऊपर प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी बल्ब और यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि रोल इन स्मेल। फिर इसके नीचे नेजल इंटरनल नॉस्ट्रिल के नीचे नासोफेरिंग्स। फिर यहाँ पे यूव्यूला प्रेजेंट है एंड देन मुंह के जस्ट पीछे, माउथ के पीछे ओरोफेरिंग्स। फिर ये एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना एपिग्लॉटिस और इसके ओपनिंग को कहेंगे ग्लॉटिस। और यू गेट ट्रेकिया। यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग है जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना है। फिर यहाँ पे गलेट जिससे कि ओसोफेगस। फिर यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर लैरिंग्स बॉक्स प्रेजेंट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट है इसका, कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। फर्स्ट कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर इंटरनल नॉस्ट्रिल नासोफेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स। कंडक्टिंग पार्ट में सबसे पहला आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल एंड देन नासोफेरिंग्स, फिर लैरिंग्स जो कि ग्लॉटिस। फिर यहाँ पे ग्लॉटिस है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस एंड देन फिर ट्रेकिया बाइफर्केट्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट। ट्रेकिया and then primary bronchi, then secondary bronchi and then tertiary bronchi. फिर initial bronchioles, terminal bronchioles। ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक यहाँ पे इनकम्प्लीट सी शेप रिंग प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट सी शेप हाइलिन कार्टिलेजनस रिंग, सी शेप पे डॉर्सली इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। प्रिवेंट कोलैप्सिंग। ओके, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड देन फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है सी शेप। ओके, फिर इसके नीचे आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, लेकिन सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट है ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। ओके, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? क्लियर्स फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिफाइज एयर मॉइस्चर। Clear from foreign particles, humidifies air moisture. Clear from foreign particles, humidifies air moisture. Bring temperature of incoming air to body temperature 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेकिया आया, T5 पे ये बट गया, तो यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक सी से प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद डेंस नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड देन फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद आता है एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। यहाँ पे एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, रेस्पिरेटरी bronchioles, alveoli like structure present, alveolar duct, alveolar sac or alveoli. Respiratory bronchioles, alveoli like structure present, alveolar duct, respiratory bronchioles, यहाँ पे था टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ये चार चीज़ प्रेजेंट है।
ये 4 चीज़ आता है एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ओके, फंक्शन क्या है? एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, मोस्ट रीजन में यही प्रेजेंट है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। नासोफेरिंग्स, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फिर यहाँ पे लैरिंजोफेरिंग्स, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये क्या? ओरोफेरिंग्स, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या? ट्रेकिया सूडो। माउथ में जो एक यहाँ पे ओरो और लेरिंजो, यहाँ पे है बस नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर इसके अलावा ट्रेकिया हो गया, नासोफेरिंग्स, यहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फिर ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फिर एल्वेलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स 9 कार्टिलेज से मिलके बना है। इलास्टीन कार्टिलेज प्रेजेंट है, इलास्टीन कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड मेल स्ट्रॉन्गर एंड थिकर, मेल में जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एंड थिकर, तो इसलिए लो पिच है। फीमेल एंड चाइल्ड थिनर एंड लेस स्ट्रॉन्गर, थिनर है पतला, इसलिए यहाँ पे हाई पिच होता है। ओके, लैरिंग्स, इसका जो ये वोकल कॉर्ड है, फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंड इन द कैविटी ऑफ लैरिंग्स। Voice production during expiration, the vibration of vocal cord. During expiration, vibration of vocal cord होता है, इसलिए voice production होता है कभी कभी। thoracic chamber air tight container chamber. Thoracic chamber, airtight chamber, anatomical setup. Any change in thoracic chamber will reflect the pulmonary cavity. Any change in thoracic cavity will reflect in pulmonary cavity. Thoracic chamber, ये vertebral column and ribs dorsally, sternum ventrally, ribs laterally, diaphragm on lower साइड डायफ्राम। आगे है स्टर्नम, लेटरली साइड में प्रेजेंट है रिब्स, और पीछे डॉर्सली प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, अब लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे बाहर पैराइटल प्लूरा, फिर उसके अंदर उसके जस्ट नीचे विस्ट्रल प्लूरल मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। इट कंटेन्स प्लूरल कैविटी प्लूरल मेम्ब्रेन। It contains pleural cavity filled with pleural fluid. Decrease friction between pleural layers. Secrete, और ये pleural fluid जो है secreted by pleural membrane. ठीक है, keep to pleural membrane together which due to surface tension. ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फेरियर लोब। सुपेरियर लोब और मिडिल लोब के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर है एंड देन ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है मिडिल लोब एंड इन्फेरियर लोब के बीच में। ओके, और लेफ्ट लंग्स जो है, लेफ्ट लंग्स ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब। सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब के बीच में ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया कार्डियक नॉच एंड देन यहाँ पे डायफ्राम, डोम शेप parietal pleura is attached with thoracic case. Parietal pleura is attached with thoracic case, or visceral pleura is attached with lung surface. Parietal pleura is attached with thoracic case. Parietal pleura is attached with thoracic case, and visceral pleura is attached with lung surface.
If thoracic case goes outside, if thoracic case goes outside, it pulls parietal pleura. Parietal pleura then pulls visceral pleura. Visceral pleura then pulls the lungs. Okay. Alveoli, irregular wall. Alveoli, irregular wall. Alveoli, irregular wall, vascularized bag-like structure. Unit of lungs, 300 millions into lungs. 300 millions into lungs. टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना, ये मैक्सिमम अमाउंट में यही है. टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है, ये बहुत ही कम नंबर में है. सीक्रेट लेसिथिन, रिड्यूस सरफेस टेंशन और सर्फेक्टेंट. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, और यहाँ बीच में बेसमेंट सब्सटेंस. एंड थर्ड नंबर पे इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी 1 + 2 + 3, ये तीनों मिलके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है जो कि लेस देन 1 mm थिकनेस है. अप्रॉक्स 0.2 mm है. ओके. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times more soluble in water than O2. कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times more soluble in water than O2. वाटर कहने का सेंस है यहाँ पे ब्लड, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90 to 95% वाटर ही है. यस. Carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble than oxygen. Thickness of membrane. Thinner membrane, more diffusion. Parietal pressure of gas. Diffusion takes place from higher partial pressure area to lower partial pressure area. Diffusion takes place from higher partial pressure area to lower partial pressure area. Partial pressure of gases. Diffusion of gases from higher partial pressure area to lower partial pressure area. Rate of diffusion is directly proportional to solubility of gas, directly proportional to partial pressure of gas, and inversely proportional to thickness of membrane. Okay. Mechanism of breathing. Movement of gases takes place in accordance with pressure gradient. Inspiration, ये active process है. Inspiration active process है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स. 75% रोल है डायफ्राम का इसमें, और 25% रोल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का. इंस्पायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स. ठीक है. इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन वॉल्यूम, और ये नॉर्मल कंडीशन का भी हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके. इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. ओके. फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड. इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. और इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल 25% है. ठीक है. ये दोनों इन दोनों के कारण क्या हुआ? increase in volume of pulmonary cavity, decrease in pressure of pulmonary cavity, intrapulmonary pressure decrease हुआ. Then air will move from atmosphere to the lungs. Diaphragm will pull, डायफ्राम जो यहाँ पे नीचे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इसका, तो डायफ्राम विल पुल parietal pleura, this will pull visceral pleura, and visceral pleura pulls the lungs. Same for ribs and sternum. ओके. और फिर जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का वर्क ज़्यादा रहता है. ओके. अब एक्सपायरेशन पहले देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन वाला, और एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, फ्रेनिक मसल्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. फिर उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन
इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, एंड एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ओके, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये फिर एक्टिव प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, पुल रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, कंप्रेस द एब्डोमिनल वॉल, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स का रोल है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, ठीक है। इन दोनों के कारण क्या हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी, एंड देन एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ओके, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग ये ह्यूमन में होता है, ड्यू टू विच वी कैन ईट एंड ब्रीथ एट सेम टाइम। और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, एग्जाम्पल फ्रॉग। ओके, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन और डायफ्राम की वजह से ये मेल में ज़्यादा होता है, बट प्रेग्नेंट लेडी में ये थोरेसिक ब्रीदिंग ज़्यादा रोल करता है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो गया। एक क्वेश्चन है, लंग्स डज नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीदिंग and some air always remain in the lungs which can never be expelled because there is a negative intrapulmonary pressure pulling the lungs wall, ठीक है। arrange the following step for expiration in the sequence of event occurring first। सबसे पहले क्या होता है, एक्सपायरेशन का काम है, तो फिर रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम, फिर उसके बाद रिडक्शन इन पल्मोनरी वॉल एंड देन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, फिर उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, या फिर अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन लंग्स और अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम 2500 to 3000 ml है। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम 2500 to 3000 ml है, ओके। फिर टाइडल वॉल्यूम ये 500 ml है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम 1000 to 1100 ml है, 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। फिर टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एक्सचेंज कर रहे हैं उतना वॉल्यूम ऑफ एयर, तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml। हाँ, ओके। इंस्पायरेशन जो ग्राफ का कर्व ऊपर जा रहा और जो नीचे आ रहा वो एक्सपायरेशन को डिनोट करता है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी में सब कुछ आ जाता है, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, देन कितना होता है 5800 ml, ओके। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC इक्वल्स टू TV प्लस IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV टाइडल वॉल्यूम, तो फिर 3000 प्लस 500 3500 ml, ओके। फिर EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV एक्सपायरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV, TV कितना हो गया 500 और फिर ERV 1100, तो टोटल हो गया 1600 ml, ठीक है। फिर FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये रेसिडुअल इसलिए वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC ERV प्लस RV 1100 से
1100 प्लस 1200 तो 2300 ml हो गया टोटल, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी ERV प्लस TV प्लस IRV TV प्लस ERV 4600 ml, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब मिनट वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन TV इंटू ब्रीदिंग रेट 500 ml इंटू 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 500 ml इंटू 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 6000 to 8000 ml पर मिनट, 6000 to 8000 ml पर मिनट। मिनट वॉल्यूम 1 मिनट में 6000 to 8000 ml पर मिनट। ओह वाओ। लेकिन अगर देखा जाए इन रियलिटी तो टीवी ये 500 ml का जो होता है, जिसमें कि 70% मतलब 350 ml ये रिस्पायरेटरी पार्ट में रहता है, और 30% मतलब 150 ml ये डेड स्पेस वॉल्यूम रिमेंस इन कंडक्टिंग पार्ट में ही रह जाता। ओके। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन कंडक्टिंग पार्ट that does not involve in gaseous exchange, alveolar ventilation 350 ml into 12 to 16 times per minute, 350 ml into 12 to 16 times per minute, 42002 to 5600 ml per minute। alveolar ventilation 350 ml इंटू 12 to 16 किया तो ये आया 4200 to 5600 ml पर मिनट। ओके। TV IRV और ये सब मेज़र किसे करते हैं, स्पायरोग्राम से। स्पायरोग्राम है ये, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ये ग्राफ जो है इसे स्पायरोग्राम कहते हैं एंड स्पायरोग्राम मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ओके। TV IRV ERV IC EC VC ये सब ऑल आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। और RV FRC TLC RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम और FRC फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये तीनों को मेज़र करते हैं, आर मेजर्ड बाय हीलियम डाइल्यूशन मेथड। ओके। अब सभी का पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mm ऑफ Hg। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 ऑक्सीजन का और 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड का। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का 104 और 40 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40 mm ऑफ Hg एंड 45 mm ऑफ Hg कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 ऑक्सीजन का और फिर 40 कार्बन डाइऑक्साइड का, और टिश्यू में 40 हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm ऑफ Hg। ओके। इंस्पायर्ड एयर आया एल्वियोलाई में। इंस्पायर्ड एयर जो था वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 159 mm ऑफ Hg एंड PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mm ऑफ Hg। ये इंस्पायर्ड एयर में है। जबकि हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में क्या, एल्वियोलर एयर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm ऑफ Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg। ये यहाँ से फिर डिफ्यूज़ किया टिश्यू में। ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था तो ये ऑक्सीजन इधर आ गया, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन बस 40 था तो 40 तो ऑक्सीजन इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 104 है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 45 था तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मतलब टिश्यू से ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ गया ब्लड वेसल्स में। ओके। हार्ट के पास जो है ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था पूरे बॉडी का, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन और 45 ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक गया था, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हुआ, एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू
पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा। और फिर यहाँ पे एओर्टा में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg और 40 mmHg भी कार्बन डाइऑक्साइड है। बट वो फिर से जब टिश्यू के आगे से गुजरेगा ये ब्लड कैपिलरी, देन यहाँ पे फिर से डिफ्यूज़न होगा और फिर बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जो आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 हो जाएगा। ओके, मूवमेंट ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ गैसेस प्रेशर ग्रेडियंट हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर होता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन 97%, बाय हीमोग्लोबिन 97%, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, और 3% जो बचा वो बाय डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, 3% जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से बाय हीमोग्लोबिन 97%, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, 97% बाय हीमोग्लोबिन और बाय डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा बस 3%। ओके, हीमोग्लोबिन, हीम हो गया ये 4Fe++ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, और ग्लोबिन प्रोटीन जो है यहाँ पे 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, तो टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन 4 हो गया, 2 अल्फा और 2 बीटा 4 हो गया। ठीक है, इफ़ Fe2+ बाइंड्स टू O2 देन 4Fe2+ बाइंड्स विथ 4O2 Hb4O8 ऑक्सीजन बाइंड विथ Fe2+ ऑफ हीम, ऑक्सीजन बाइंड विथ Fe2+ ऑफ हीम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन to each heme molecule 4 molecule of O2 bind to each hemoglobin molecule, 4 molecule of O2 bind to each Hb molecule, एक Hb मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाइंड करता है। ओके, एवरी 100 मॉलिक्यूल ऑफ, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% और प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में 3%। ओके, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्लड कैरी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। इफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml of oxygen, then 15 gram hemoglobin carry 20 ml of oxygen, means every 100 ml of oxygenated blood contain 20 ml of oxygen. Every 100 ml of blood contain 15 gram hemoglobin and every 100 ml of blood contain 20 ml of oxygen, in oxygenated blood. Yes. In normal condition at rest, oxyhemoglobin जो कि 20 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml of blood, ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और टिश्यू के पास आया जब, तो यहाँ पे अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही पहुँचा टिश्यू के पास, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 एंड देन CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और यहाँ पे इट डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, मतलब 25% यूटिलाइजेशन हुआ। एंड देन जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हुआ, बस 4 ml ऑफ ऑक्सीजन आया। लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, जिसमें कि 15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन कितना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, और 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 ml ऑफ ब्लड। और ये अब कहाँ गया? एल्वियोलाई के पास। इच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। इन स्ट्रेनस और एक्सरसाइज कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेनस कंडीशन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये जब आया तो अभी इसमें कितना है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। जैसे ही आया टिश्यू के पास, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, और यहाँ पे इन दिस कंडीशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। 20 ml लेके आया था बट अभी भी 15 ml दिया, मतलब 75% यूटिलाइजेशन हुआ यहाँ पे स्ट्रेनस कंडीशन में। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब जो बचा है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml। ओके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी लोडिंग हुआ, तो स्ट्रेनस कंडीशन में 14 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। एंड देन अब ये कहाँ गया? एल्वियोलाई के पास। कार्बन डाइऑक्साइड
एल्वियोलाई के पास गया, फिर टू आउटसाइड, वहाँ से बाहर चला गया। ओके, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व ये डिनोट करता है सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व भी से कहते हैं, और O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ही वर्ड दिया गया है इसके लिए, ठीक है। O2 डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड कर्व भी से कहते हैं। और यहाँ पे P50 जो है मतलब HB इज़ 50% सैचुरेटेड, ये कब होता है? P50 26 mm ऑफ Hg पे, 26 mm ऑफ Hg पे P50 50% HB सैचुरेटेड हो जाता 26 mm ऑफ Hg, 26 mm ऑफ Hg। O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व अब इसमें दो तरह का पड़ता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। जब लेफ्ट शिफ्ट होता देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज हो जाता, क्योंकि वहाँ पे P50 जो है बहुत जल्दी आ जाता, कम प्रेशर पे ही P50 आ जाता, मतलब P50 कम हो गया है क्योंकि तुरंत आ गया तो कम हो गया प्रेशर, कम ही प्रेशर पे सारा ऑक्सीजन बाइंड कर लिया। तो ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई पे होता है, जहाँ पे P50 का कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो तुरंत कंबाइन हो जाता है हल्के से ही प्रेशर पे। ये एल्वियोलाई के पास होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज, P50 डिक्रीज। एल्वियोलाई लेवल पे ये होता है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्स 104 mm ऑफ Hg। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है, 40 mm ऑफ Hg। कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो H+ भी कम है, H+ कम है मतलब pH ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, H+ कम है, टेम्परेचर भी यहाँ कम है। और यहाँ पे 2,3-BPG बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे ये भी कम है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है क्योंकि यहाँ पे एयर अंदर बाहर कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन रहता है इसलिए, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं राइट शिफ्ट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे P50 का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हमें देना पड़ता है 50% कंबाइन होने के लिए भी। तो यहाँ पे P50 भी इंक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाता है। और ये होता कहाँ पे? टिश्यू लेवल के पास, क्योंकि टिश्यू लेवल के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अब आने वाला है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो H+ ज़्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और H+ जब ज़्यादा है तो pH कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसे भी ये देख सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंबसन हो रहा है टिश्यू के पास, तो ऑलरेडी दिस इज़ एक्सोथर्मिक एंड देन टेम्परेचर रिलीज़ हो रहा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रहा, ठीक है। 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे ये भी इंक्रीज़ हो जाता एंड देन हाँ। और ये जो टिश्यू के पास किस तरह से टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचती है और रिलीज़ होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं बोर्स इफेक्ट में। बोर्स इफेक्ट, राइट शिफ्ट जो है ये जो टिश्यू लेवल पे होता है इसे बोर्स इफेक्ट करते हैं। और हेल्डन इफेक्ट देखो HALDEN, यहाँ पे A आया तो ये कहाँ? हेल्डन इफेक्ट कहाँ? एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई लेवल पे हेल्डन इफेक्ट, ओके, जो लेफ्ट शिफ्ट है। हेल्डन इफेक्ट में क्या पढ़ते हैं? किस तरह से एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है, हेल्डन इफेक्ट, ओके। Transport of carbon dioxide by hemoglobin 20 to 25%, transport of carbon dioxide by hemoglobin 20 to 25%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये भी रेसिप्रोकल है, हीमोग्लोबिन के साथ जो भी कंबाइन कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्सिबल है, यस। एक ही रिवर्सिबल रहता जब कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बाइंड करता हीमोग्लोबिन से, यस। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कार्ब अमीनो क्यों कहा गया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विथ Fe of heme, O2 and CO both binds to Fe of heme known as oxyhemoglobin and carboxyhemoglobin। बाय हीमोग्लोबिन हो गया 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। फिर बाय डिजॉल्व
बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट, डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7%, और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70%, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70%। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब 77% थ्रू प्लाज्मा, by plasma in dissolved state 7%, in the form of bicarbonate 70%, और ये दोनों मिला के हो गया 77% थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, डायरेक्ट डिजॉल्व फॉर्म में 7%, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, तो टोटल हो गया 77% थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये इरिवर्सिबल है, यस, बिकॉज it has 200 to 250 times more affinity for He than O2, और ये कार्बन मोनोक्साइड ये भी it binds to Fe2+ of heme। ओके, एट एल्वियोलाई एट टिश्यू लेवल देखते हैं। टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm ऑफ Hg है। ठीक है, टिश्यू के पास टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, यहाँ पे आरबीसी आया, आरबीसी के पास गया कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ बाइंड किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये H2CO3 बना कार्बोनिक एसिड, एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H++ HCO3- बना, एंड HCO3- यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में चला गया, और जैसे ही ये निकलता है एक नेगेटिव चार्ज निकला, SCO3- यहाँ निकला, प्लस Na+ के साथ मिलके ये NaHCO3 बन गया, एक्ट एज अ ब्लड बफर, ये प्लाज्मा में चला गया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्लोराइड अंदर आता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है यहाँ पे, और हमबर्गर फेनोमिना एट क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हुआ, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे बाइंड किया, SCO3- बना और ये बाहर गया। तो यहाँ पे फिर इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट हुआ फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो क्लोराइड आयन अंदर आ गया। ओके, अब फिर ये H+ जो है H+ अटैक किया HbO2 पे, H+ अटैक ऑन HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे अटैक किया H+, देन यहाँ पे फिर HHB बना, एक्ट एज अ बफर, HHB बना, और यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से टूटा, देन ऑक्सीजन गया अंदर टिश्यू के पास, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही बस ये दिया, लाता कितना है ये 20 ml, बट देता कितना है 5 ml, 15 ml अपने साथ फिर लेके चला जाता है। और फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट, ये तो कुछ SCO3- के फॉर्म में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला गया प्लाज्मा में, कुछ 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डायरेक्टली डिज़ोल्व हो गया, और 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ये HbO2 पे अटैक किया, और फिर HbCO2 बनाया, प्लस O2 यहाँ से रिलीज़ हुआ, कुछ O2 इधर से भी आ गया, और फिर यहाँ पे HbCO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 to 25% इस फॉर्म में अब जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जो कि ऑक्सीजन लेके, और अब ये कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि सारा ऑक्सीजन ये ले चुका, सारा नहीं 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ये ले चुका है टिश्यू, और कार्बन डाइऑक्साइड दे चुका, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब एट एल्वियोलाई लेवल पे अब क्या होता, और हाँ एक चीज़ और, टिश्यू लेवल पे जहाँ पे PCO2 ज़्यादा था और H+ ज़्यादा था, तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, तो ये कहाँ पे होता है, बोर्ड्स इफेक्ट। तो इसे कहाँ पढ़ते हैं, बोर्ड्स इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, बोर्ड्स इफेक्ट में डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोर्ड्स इफेक्ट में। हेल्डन एल्वियोलाई पे होता है, तो वहाँ पे पढ़ते हैं डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, या तो एट एल्वियोलाई लेवल यहाँ पे PCO2 कम है, तो H+ भी कम है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, इसे जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं हेल्डन इफेक्ट में। ओके, एल्वियोलाई PO2 104 mm ऑफ Hg और PCO2 40 mm ऑफ Hg है एल्वियोलाई पे। ओके, ये एल्वियोलाई से आरबीसी में गया ऑक्सीजन, एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके गया आरबीसी के पास,
आरबीसी में एचएचबी पे एक्ट किया और यहाँ से H+ हटाया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब बन गया, जो कि एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यहाँ से ये H+ रिलीज़ कर रहा। फिर यहाँ पे HCO3- ये अंदर आए, SCO3- बाइकार्बोनेट आयन ये अंदर आया, तो अब क्लोराइड को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट एल्वियोलाई लेवल, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे SCO3- 70% में जो था ये आया, जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में आ रहा, SCO3- के फॉर्म में। H+ से मिला, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना H2CO3, एंड देन फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2O + CO2 बना, और यहाँ से CO2 गया एल्वियोलाई के पास, CO2 यहाँ से निकला एल्वियोलाई के पास गया, एंड 20 to 25% HbCO2 के फॉर्म में आ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो था HbCO2, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन इस पर अटैक किया, देन यहाँ पे HbO2 फॉर्म की हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी निकला। तो टोटल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँच गया, और 7% जो कि डायरेक्टली डिजॉल्व था प्लाज्मा में, वो भी गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी गया एल्वियोलाई के पास। ओके, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood converted into oxygenated blood, deoxygenated blood जो था कार्बन डाइऑक्साइड dissolved blood converted into oxygenated blood, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत सारा था आया था एल्वियोलाई के पास, अब ये कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। Carbonic anhydrase enzyme present in abundant amount of RBC, carbonic anhydrase enzyme present in abundant amount in RBC में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बट ऑल्सो प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी इन प्लाज्मा में ये बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है, मेटल आयन एक्ट एज अ कोफैक्टर। ठीक है, Zn2+, मेटल आयन है यहाँ पे, मेटल Zn2+, ये एक्ट एज अ कोफैक्टर इन ऑर्गेनिक वाइटामिन्स। हाँ ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इंस्पायरेशन 2 सेकेंड के लिए होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकेंड के लिए होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पे प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसमें आता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये एक्टिव होता है 2 सेकेंड के लिए ये एक्टिव होता, और उस टाइम पे फ्रेनिक नर्व को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और इंटरकोस्टल नर्व ये क्या करता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड देन इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। इंस्पायरेशन बस ये 2 सेकेंड के लिए हुआ, क्योंकि 2 सेकेंड के लिए एक्टिव हुआ है। अब उसके बाद 3 सेकेंड के लिए इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। कौन करता, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में वही से इनएक्टिव कर देता 3 सेकेंड के लिए। तो जैसे इनएक्टिव किया, देन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देन एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। और ये क्या करता, कभी कभी ये स्टिमुलेट कर देता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जब ये स्टिमुलेट करता, देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, एंड ऑल्सो जब ये एक्टिव होता तो स्टिमुलेट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, देन कॉन्ट्रैक्शन होता और फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी होता है इसी के थ्रू। कौन करता, फोर्सफुल वाला दोनों काम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और नॉर्मल काम कौन करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके,
न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स को कहा जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स को कहा जाता है। न्यूमो मीन्स एयर हो गया और टैक्सिक मतलब मूवमेंट, न्यूमो मीन्स एयर और टैक्सिक मीन्स मूवमेंट। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, decrease duration of inspiration and increase respiratory rate। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पॉन्स को कहा जाता है। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। 2 सेकंड के लिए जब इंस्पायरेशन होता है उस टाइम मेडुला का DRG डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये एक्टिव होता और पॉन्स उस टाइम स्विच ऑफ रहता। आफ्टर 2 सेकंड पॉन्स जो है, पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ये ऑन हो जाता, एक्टिवेट हो जाता और ये क्या करता, DRG डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को स्विच ऑफ कर देता, इनएक्टिव। देन 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन हो पाता, फिर से इंस्पायरेशन होता एंड देन फिर एक्सपायरेशन होता, ऐसा चलता रहता। कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया इसमें 2 पार्ट आता है इसका। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन CSF इन मेडुला और फिर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन डॉर्सल आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कीमोसेंसिटिव एरिया है कहाँ, सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, ये कहाँ, सेंट्रल वाला कहाँ है, मेडुला में। और फिर पेरिफेरल वाला सेंट्रल वाला मेडुला में प्रेजेंट है और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। ओके, chemoreceptors are sensitive to carbon dioxide and H+ ion। increase in carbon dioxide and H+ ion chemoreceptor एक्टिवेशन हो जाता, एक्टिवेशन ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया। देन ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट करता और फिर ये एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब ये क्या करवाएगा, ये क्या करवाएगा, एक्सपायरेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहता एंड देन ये एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। कैरोटिड आर्टरी है क्या, सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। और ये एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा, फिर यहाँ पे हो गया पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर यहीं प्रेजेंट है एरोटिक आर्क पे। ओके, अस्थमा क्या है, एलर्जिक डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जेन, पोलन ग्रेन के वजह से होता। ठीक है, ये डायरेक्ट NCERT से पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अस्थमा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा एलर्जिक डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जेन, एग्जाम्पल पोलर ग्रेन। अस्थमा इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, Asthma is difficulty in breathing causing whizzing sound due to inflammation of bronchi and bronchioles, terminal bronchioles। Emphysema is a दूसरा अस्थमा में क्या हो गया, whizzing sound, breathing causing whizzing sound due to inflammation of bronchi and bronchioles, Okay, emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall is damaged. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. तीसरा है occupational respiratory disorder in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking. So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue, and thus causing serious
damage and thus causing serious lungs damage. Workers in such industries should wear protective mask. या तो ये जॉब छोड़ दो, ये भी तो एक ऑप्शन है. थैंक यू.